योगी राज में उत्तर प्रदेश पूरी तरह से छावनी हो चुका है। पीछे बीते 1 महीनों में लगभग 100 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, जिसमें से 50 से ज़्यादा हत्याएं ब्राह्मणों की हुई हैं। ब्राह्मणों की हत्याएं बेहद ही निर्लज्जता के साथ की गई हैं। ड्रिल मशीन से पैरों में छेद करके, गोली मारकर, फरसे से काटकर, तलवार से काटकर, चक्कुओं को घुसाकर, चक्कुओं से छेद कर, लाठी डंडे से मारकर, ईटा पत्थरों से कुचलकर जिस प्रकार से ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश की शासनिक व्यवस्था पर पूरी तरह से सवाल खड़ा करता है। आज हम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति पर बात करने आपके समक्ष मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, उससे मैं भी आहत हूं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, योगी सरकार इसको रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है। योगी सरकार को ब्राह्मणों की याद तभी आती है जब ब्राह्मणों से वोट लेना होता है। ब्राह्मणों से वोट लेने के लिए, ब्राह्मण वोट देने के लिए जिस प्रकार से योगी जी को उग्र रहते हैं, उसी का ये पूरा परिणाम ब्राह्मणों के सामने आ रहा है। 1 महीने के अंदर जिस प्रकार से 50 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, वो भी बेहद ही दुर्दांतक ढंग से हत्याएं हुई हैं, वो बेहद ही संवेदनशील है। योगी जी की सरकार की, उनके अधिकारियों की और उनके प्रशासनिक पूरे व्यवस्था की नाकामियों की जिस प्रकार से ये समाज के सामने लाकर रखता है, ये भी घटना बहुत ही संवेदनशील है। इस पूरे प्रकरण पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा बिंदु है और इस पर इतनी विस्तृत चर्चा करने के लिए अभी हमारे पास उतने साक्ष्य नहीं हैं, लेकिन जो भी हमारे पास साक्ष्य हैं, जो भी वर्तमान की कुछ घटनाएं हैं, उनका उल्लेख करते हुए मैं इस पूरे प्रकरण को आपको समझाता हूं कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस समय ब्राह्मणों की स्थिति है। सारे ब्राह्मण संगठन मर चुके हैं, दफन हो चुके हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के नाम पर कईयों लाख संगठन बनाए जा चुके हैं, पता नहीं कितनी परशुराम सेना बनाई जा चुकी है, पता नहीं कितने लोग भगवान परशुराम जी के नाम पर संगठन बनाकर मलाई मार रहे हैं, पता नहीं कितने लोग फरसा लगवा कर वोट मांग रहे हैं और पता नहीं कितने लोग ब्राह्मणों के नाम पर काम कर करके वोट ले रहे हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मणों के वोट की जरूरत सत्ताधीशों को लगती रहती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती रहती हैं। हत्याओं का ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक एक दिन खबर आती है। उस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म उत्सव था और उन्हीं के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म उत्सव था और उसी के साथ साथ एक और गांधी का जन्म उत्सव था, जो गांधी सिर्फ 15 साल का था, जो कि सत्य प्रकाश दुबे का बेटा था। सुबह बेटे के जन्म दिवस के अवसर पर उसका एक भाई बलिया में सत्यनारायण भगवान की कथा करने गया था। भाई को कपड़े और सामानों की आवश्यकता थी, जो कि जन्म दिवस पर लगता है, इसलिए वो बड़ा भाई सत्यनारायण जी की कथा बाजने बलिया पहुंचा था और उसने कहा था कि अभी मैं दोपहर तक आ जाऊंगा सत्यनारायण भगवान की कथा कहकर, उसके बाद तुम अपने मन मुताबिक जो कपड़े चाहिए, जो चाहिए वो खरीद लेना, क्योंकि वहां से मुझे जो दान दक्षिणा मिलेगा उससे मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले दूंगा और तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उसी समय एक और तबका तैयारी कर रहा था, जो कि बंदूक, गोलियों, लोहे के राड, फावड़ा, कुदार, फरसा, लाठी डंडा और पत्थरों की तैयारियां कर रहा था। वो तबका था 78 लोगों का। 78 लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हुए थे। शाम को फोन करके सत्य प्रकाश दुबे को जानकारी दे दी गई थी कि तुम्हारी निर्मम हत्या हम कल कर देंगे, नहीं तो उस 10 बीघे जमीन से कब्जा छोड़ देना जो तुम्हारे भाई से मैंने लिखवाया है। प्रेम यादव पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुका था। उसकी मां 2 बार की ग्राम प्रधान रह चुकी थी। उसका दबदबा उस पूरे गांव में कायम था। भू माफिया था, यहां तक कि बताया जा रहा है एक मानस इंटर कॉलेज नाम का एक विद्यालय था, जिसकी जमीन उसने कब्जा कर रखी थी। बहुत सारे ढाक जंगल यानी कि सरकारी जमीनों पर उसने कब्जा कर रखा था और उन्हीं जमीनों का सिलसिला में एक 10 बीघे जमीन और, जो कि सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश की थी, जो कि मंदबुद्धि थे और ज्ञान प्रकाश दुबे को किडनैप करके प्रेम यादव ने उस जमीन को उनके नाम से अपने नाम करवा लिया था।
प्रेम यादव इस जमीन के कोई पैसे ज्ञान प्रकाश को नहीं दिए थे। अगर पैसे देते तो 10 बीघे जमीन का पैसा होता 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए कैश में तो रजिस्ट्रार के सामने दिया नहीं जा सकता या किसी भी पटल पर दिया नहीं जा सकता, तो किस प्रकार से 40 लाख रुपए दिए गए। अगर 40 लाख रुपए दिए भी गए तो 40 लाख रुपए आए कहां से, उसकी भी पुरजोर तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर 40 लाख रुपए खाते में दिए गए तो वो खाते में किसके खाते में पैसे दिए गए, ज्ञान प्रकाश के खाते में पैसा पहुंचा या किसके खाते से दिए गए, या जिला पंचायत के जिन रुपयों को लूट कर वो जिला पंचायती के काम में लूट कर पैसे रखा हुआ था उससे जमीनें आई, या प्रधानी के कार्यकाल में जिस प्रकार से उसने पैसे को लूट घसोट की थी, ग्रामवासियों को लूटा था, उस पैसे की वो जमीन थी। लेकिन किसी भी पैसे की रही हो, ज्ञान प्रकाश दुबे को पैसा नहीं मिला। ज्ञान प्रकाश दुबे बुद्धिमत्ता से थोड़े कमजोर थे और इसीलिए सत्य प्रकाश दुबे के साथ रहते थे। सत्य प्रकाश दुबे के घर खाते पीते थे और इधर उधर रहते थे। उनको गांव में लोग प्यार से साधु साधु बुलाते थे। उनकी शादी विवाह नहीं हुई थी। इस स्थिति में वो पूरी तरह से अकेले थे। गांव के लोग भी अगर घर से रिश्ते आ जाते थे तो गांव के लोग के पास चले जाते थे। गांव के लोग उनकी पुरजोर तरीके से जिस प्रकार से जो सक्षम रहता था वो मदद करता था। ये पूरा सिलसिला चल ही रहा था कि आता है 2014 का वक्त। 2014 में अचानक ज्ञान प्रकाश दुबे का किडनैप होता है। किडनैप करने वाला प्रेम यादव था। प्रेम यादव भूमाफिया था वहाँ का। वो किडनैप करके रजिस्ट्रार साहब के सामने ले जाता है। रजिस्ट्रार साहब बिना सोचे समझे, बिना देखे सुने, बिना किसी तथ्य को जाने, बिना पूरे मामले को समझे, एक पागल व्यक्ति और बिना बुद्धि के व्यक्ति से 10 बीघे जमीन प्रेमचंद्र यादव के भाई के नाम करवा देते हैं। एक साथ, टुकड़े टुकड़े में नहीं। जब जमीनें बैनामा की जाती हैं तो एक साथ नहीं होती हैं, जमीनें टुकड़े टुकड़े में बैनामा होती हैं। ये रजिस्ट्रार साहब को शायद पता नहीं था और उसका बैनामा स्वीकृत हो गया। उसके बाद खारिज दाखिल भी हो गया। सारे कामों को हो जाने के बाद दबंग प्रेम यादव ने उस पर कब्जा भी कर लिया। सत्य प्रकाश दुबे ने उस पर मुकदमा दायर किया। सत्य प्रकाश दुबे ने मुकदमा दीवानी में दायर किया। कोतवाली में मुकदमा चल ही रहा था और मुकदमे की कार्रवाई हो ही रही थी कि 9 साल बीत गए। देखते ही देखते शासन प्रशासन पूरी तरह से नपुंसकों की तरह इस पूरे मामले को देखता रहा। जिस प्रकार से शासन प्रशासन इस पूरे मामले में नाकाम रहा। 2014 से 2017 तक 3 वर्ष समाजवादी पार्टी सत्ता में रही। तब तक प्रेम यादव को कोई घबराहट नहीं थी। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए और उनके बाद भी कोई कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पर नहीं हुई। वो खुलेआम घूम रहा था, खेतों में अपनी बुआई कर रहा था, रुपाई कर रहा था। जिस प्रकार से धान गेहूं बोया जाता है उसी प्रकार से बुआई रुपाई कर रहा था। ये पूरा सिलसिला चल ही रहा था पूरे सिलसिलावार ढंग से। फिर एक अचानक सुबह आती है। वो सुबह गांधी जयंती के नाम से जानी जाती है। 2 अक्टूबर का दिन था। प्रेम यादव अपना खेत देखने जाता है और कुछ मामला होता है। प्रेम यादव की हत्या होती है। प्रेम यादव की लाश सत्य प्रकाश दुबे के घर से 20 मीटर दूरी पर बरामद की जाती है। सत्य प्रकाश दुबे के घर से 20 मीटर दूरी पर लाश बरामद होने के बाद कोई जाकर उनको सूचना देता है, उसके पूरे परिवार को। वो पूरा परिवार 78 लोगों के साथ पहले से ही लाठी डंडा, गोलियों, तलवारों, फरसों और कई धारदार हथियारों से तैयार था। 78 लोगों के कार्रवाई के साथ वह पूरा परिवार और उसका पूरा समर्थक इस पूरे परिवार पर टूट पड़ता है। इस परिवार में एक माता पिता यानी कि सत्य प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी किरण दुबे, एक बहन जो कि 18 साल की थी, एक भाई गांधी जो कि 15 साल का था जिसका आज जन्म दिवस था, एक और बहन जो कि 10 साल की थी और एक और भाई जो कि 8 साल का था, अनमोल। इस प्रकार से ये सारे लोग आराम से तैयारी कर रहे थे। इनको हत्या की कोई भी सूचना नहीं थी। ये सामान्यतः जिस प्रकार से रोज काम होते हैं घर के, उसी प्रकार से काम कर रहे थे। इनको शायद ये पता था कि नहीं पता था कि हत्या हो चुकी है। अगर हत्या होने का इनको पता होता तो ये अपने घर से क्यों नहीं भाग जाते? क्यों ये जब जानते थे कि वो दबंग लोग हैं, भू माफिया है, उसकी साख चलती है इस पूरे गांव भर में, तो ये क्यों नहीं भाग जाते अपना घर छोड़ के? क्यों ये घर में बैठे रहते?
क्यों ये प्रशासन से मदद न मांगते, क्यों ये हत्या के बारे में प्रशासन को सूचना नहीं देते। इससे यह साफ सिद्ध होता है कि इनको इस हत्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। अचानक सत्यप्रकाश दुबे की गोली मारकर हत्या की जाती है। उसके बाद फरसे और गड़ासे से काटा जाता है, लाठियों डंडों से पीटा जाता है, पत्थर से कूचा जाता है। उनका बचाव करने के लिए उनकी पत्नी किरण दुबे आ जाती है। किरण दुबे को भी फरसे से काट दिया जाता है, गोलियों से मार दिया जाता है और कूच कर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। उस समय मौजूद थे इनके घर में 4 बच्चे। एक बच्चा सत्यनारायण की कथा सुनाने गया था। मौजूद 4 बच्चे घर में एक दरवाजा बंद करके घर में घुस जाते हैं। जब अपने माता पिता की हत्या होते देखते हैं वो घबरा जाते हैं और पूरी तरह से सजग होकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। लेकिन इन दुर्दांतकों की नींद यहीं पूरी नहीं हुई। इन लोगों की प्यास बहुत बड़ी थी। प्यास बुझाने के लिए ये लोग उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। दरवाजा टूटता नहीं है, पुरजोर प्रयास करते हैं। 78 लोग थे, दरवाजे को तोड़ दिया जाता है। दरवाजे को तोड़ने से पहले जिसका जन्म दिवस था गांधी, वो अपने भाई को फोन करता है जो कि बलिया में सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे थे। उनको फोन जाता है कि भैया पापा मम्मी को मार दिया गया है, हम लोगों को भी मार दिया जाएगा। 2 मिनट अगर पुलिस पहुंच गई 2 मिनट के अंदर तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो हमारी निर्मम हत्या कर दी जाएगी। पापा मम्मी को बंदूक गिरासे और पत्थर से कूच कर मार दिया गया है। ये उतना कह ही रहा था, फोन चल ही रहा था कि सर्वेश दुबे को सुनाई देता है इन चारों की चीख और चारों की निर्मम प्रकार से हत्या कर दी जाती है। बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो मैं सुनाने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन किसी प्रकार से आप लोगों को सुना रहा हूं। निर्मम तरीके से जिस प्रकार से पत्थरों से कूच कर 10 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची और 15 साल के गाधी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, धारदार हथियारों से काट दिया जाता है, बंदूक की गोलियों की सिधाने पर रखकर गोलियां मार दी जाती हैं, वो बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। वहीं उनका एक और भाई अनमोल जो कि 8 वर्ष का था, उसको भी मारने का पुरजोर प्रयास किया जाता है। अनमोल की हत्या की जाती है। अनमोल की हत्या नहीं कर पाते हैं ये लोग। अनमोल किसी तरह से बच जाता है क्योंकि उसके बड़े भाई को पता था, जो कि बलिया में उस समय मौजूद था, उसको गांधी ने सब कुछ बता दिया था। इसलिए वो प्रशासन को फोन कर देता है। मौके पर प्रशासन आ जाती है और उसके छोटे भाई अनमोल को जिंदा देख तुरंत हॉस्पिटल भेज देती है। जिला हॉस्पिटल देवरिया में उसको जवाब दिया जाता है। देवरिया से तुरंत मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में रेफर कर दिया जाता है। इस समय वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी उसके प्रति जाके अपनी संवेदनाएं व्यक्त करके आ चुके हैं। ये पूरी घटना जिस प्रकार से हुई और उसके बाद नपुंसकों की तरह वो सारे लोग भाग जाते हैं। प्रशासन आता है, किसी को कुछ नहीं कर पाता है। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम दिखता है। अंततः इस पूरे मामले में एक और शुरुआत होती है और 18 लोगों की गिरफ्तारी होती है। 25 नामजद लोगों के साथ, उसमें से 50 अज्ञात लोग भी हैं। 78 लोगों का ये पूरा मामला है। 78 लोग भेड़ियों की तरह इस पूरे परिवार पर टूट पड़ते हैं। अनमोल की हालत नाजुक है, कब वो मौत को प्राप्त कर जाए ये कोई भी नहीं जानता है। जिस प्रकार की ये पूरी स्थिति है, वो फतेहपुर गांव देवरिया जिले का वो पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। कई टीमों का गठन हो चुका है। 18 लोग अभी तक गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए गए हैं। कोई भी बुलडोजर या इनकाउंटर कार्रवाई नहीं की गई है। सरकार को शर्मसार हो जाना चाहिए इस पूरे घटना को देखकर। जिस प्रकार की ये घटना है बेहद ही शर्मसार कर देने वाली है। सरकार के पर सीधा सवाल उठाती है। जिस प्रकार के सरकार की स्थिति है, वो स्थितियां ये दर्शाती हैं कि किस प्रकार से सरकार नपुंसक है, उसके अधिकारी नपुंसक हैं। जिस प्रकार का ये पुरजोर प्रयास किसी की भी हत्या कर दी जा रही है, वो बेहद ही संवेदनशील है। सरकारों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक कोई भी कार्रवाई, संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार पूरी तरह से परेशान है और सभी 6 लोगों की, यानी कि प्रेम यादव सहित इस पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया गया है। इसका क्रियाक्रम किया जा रहा है। जिस प्रकार की स्थिति है, सरकार पूरी तरह से मौन है। सरकार नपुंसकों की तरह बैठकर देख रही है। 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद अभी 10 लोग उससे गायब हैं जो नामजद हैं
अभी 50 अज्ञात और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन वो भी अभी तक कहीं मिले नहीं हैं। उनकी खोज लगातार जारी है, लेकिन पुलिस उनको बैठाकर मिठाइयाँ खिला रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद जब पूरा गांव छावनी बन चुका है तो वो दरिंदे कहाँ भाग गए। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों की हत्याएं इस प्रकार से इस प्रदेश में हो रही हैं, ये बेहद शर्मसार कर देने वाली हैं। पिछले ही दिनों अभी डॉक्टर घनश्याम तिवारी जी की पीट कर एक भाजपा नेता के द्वारा हत्या कर दी गई थी। ड्रिल मशीन से उनके पैरों में छेद किया गया था। भाजपा नेता का भतीजा था अभय नारायण सिंह, जिसने घनश्याम तिवारी की हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी। और उस पूरे प्रकरण पर अभी तक अभय नारायण की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। जिस प्रकार का ये पूरा मामला है जो संज्ञान में आता रहता है, ये बेहद ही शर्मसार कर देने वाला है। इन पूरी सरकार के पूरी व्यवस्था को जिस प्रकार से दर्शाता है, बेहद ही शर्मसार कर देने वाला है। सरकारों को शर्मसार होकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अगर नहीं मर पा रही हैं तो पानी हमसे ले जाए, लेकिन मर जाएं। अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। अगर किसी भी गांव में कोई भी जमीनी विवाद होता है तो उस जमीनी विवाद का सबसे पहला जो पावदान जो इसका सबसे पहली सीढ़ी होती है, ये शुरू होती है लेखपाल साहब से, कानून गो साहब से। यही दो लोग इसमें मेन होते हैं। लेखपाल साहब दो पक्षों की जमीन का विवाद करवाते हैं। लेखपाल साहब अपनी निष्पक्षता से जांच न करते हुए दो गुनिया इधर दो लाठी इधर अपनी गुनिया घुमा देते हैं, जिससे किसी का दो लाठी जमीन का नुकसान हो जाता है, किसी की पूरी जमीन चली जाती है। और ये सिर्फ लेखपाल साहब 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये में करते हैं। इसी प्रकार से कानून गो साहब की भी स्थिति होती है। कानून गो साहब हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता है। कानून गो साहब की भी इसी प्रकार की स्थिति होती है। चकबंदी में कोई भी मामला होता है, इस प्रकार से खेत नाप देंगे कि आपकी 10 बीघे जमीन 5 बीघे में परिवर्तित हो जाएगी। आप उस पर निशब्द रह जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे तो वो कहेंगे कि उच्च अधिकारियों से बात करो, जाके आप दीवानी और कोतवाली में न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती है, 10-20 साल लग जाते हैं। उसके बाद किसी की हत्या होती है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, पुश्तें बीत जाती हैं। इसी प्रकार की घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में आमतौर पर हमेशा देखने को मिलती रहती हैं। जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उसके बाद कानून गो साहब और लेखपाल साहब का काम खत्म हो जाता है। मामला पहुंच जाता है तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब इस पूरे प्रकरण को ध्यान से देखते हैं। वो भी घूस पानी लेते हैं। जिस प्रकार से घूस लेकर वो काम नहीं कर पाते हैं, एक पक्ष को संतुष्ट कर देते हैं, दूसरे पक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। लेखपाल साहब पर दबाव बनाते हैं। लेखपाल साहब फिर जाते हैं जमीन नापने, फिर दूसरा पक्ष उनको पैसे दे देता है और लेखपाल साहब उस पक्ष में फिर से उसी प्रकार से जमीन को नाप कर चले आते हैं और पूरा मामला वहीं का वहीं अटका रह जाता है। दूसरा पक्ष अभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। वो दूसरा पक्ष फिर से प्रयास करता है और अब वह एसडीएम के पास जाता है। एसडीएम साहब इस पूरे प्रकरण को देखते हैं। एसडीएम साहब बेहोश लेते हैं। एसडीएम साहब तहसीलदार साहब को बोलते हैं। तहसीलदार साहब फिर लेखपाल साहब को बोलते हैं। लेखपाल और कानून को फिर जाते हैं। फिर इस पूरे प्रकरण में इसी प्रकार की फरमाइश की जाती है और फरमाइश के बाद जिस प्रकार की पूरी स्थिति होती है वो वही है। फिर से उस पर कोई मामला नहीं बनता है। इसी प्रकार से पूरा प्रकरण चलता रहता है। मामला जिला न्यायालय में जाता है, डीएम साहब के पास जाता है। फिर अगर मामला यहाँ से भी नहीं सुलटता तो मामला बहुत सारी जगह होते हुए मंडल में जाता है। उसके बाद प्रदेश में चला जाता है। प्रदेश का हाई कोर्ट जिस प्रकार से इस पर कार्रवाई करता है, इस पूरी प्रक्रिया को होने में लगभग 20 साल लग जाते हैं। 2-3 पुश्तें बीत जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में इतना वक्त लगता है और इस पूरी जमीन पर जिस प्रकार से बुआई रोपाई का काम नहीं हो पाता है, ये लोगों की बुद्धि को छिड़ कर देता है और वो इस प्रकार के अपराध करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार के अपराध इसी से होते हैं कि सरकारें जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण पर नपुंसकों की तरह फैसले सुनाती हैं। सरकार के अधिकारी, शासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं, ऐसी हत्याएं जमीनी विवाद की इसी पूरे प्रकरण के माध्यम से होती हैं। ये पूरा जो कि जमीनी विवाद का सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए जो पूरा मामला है, ये इसी प्रकार से होता रहता है।
अगर कोई सामंतवादी व्यक्ति जमीन कब्जा कर लेता है किसी की, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें इस घटना की तरह होता है जिस प्रकार से प्रेम यादव ने सत्य प्रकाश दुबे के साथ किया। सामंत व्यक्तियों के ऊपर वो लोग जानते हैं कि हमारा कुछ कर पाएगी नहीं सरकार, और ये क्योंकि सत्य प्रकाश शोषित और वंचित व्यक्ति था, इसलिए प्रेम यादव उसकी निर्मम हत्या करवाता है, उसके पूरे परिवार की निर्मम हत्या करवाता है, लेकिन उससे पहले मौके का फायदा उठाकर कोई उसकी ही हत्या कर देता है। सत्य प्रकाश दुबे भी हो सकता है, लेकिन शायद वो नहीं है, क्योंकि अगर हत्या वो करता तो अपने घर में क्यों बैठा रहता। वो हत्यारा कोई जिन की प्रेम यादव ने जमीन कब्जा की थी वो भी कर सकते हैं, और लड़ाई चल ही रही थी सत्य प्रकाश दुबे और प्रेम यादव के घर के बीच, और इस प्रकार से इस पूरे मामले को लाकर सत्य प्रकाश दुबे के सर पर ढहा देता है। लेकिन बुद्धिमत्ता तो उनकी खराब हो गई, जिन लोगों ने इस पूरी घटना को बिना जाने, बिना समझे, बिना सोचे उस एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। 6वें की भी पूरी प्रयास के साथ हत्या की, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। अभी बचा है या नहीं बचा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि खबर यह है कि उसको धारदार हथियार से गले पर वार किया गया है। वो पूरी तरह से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, सांस भी नहीं ले पा रहा है, ऑक्सीजन किसी तरह से लगा है, आईसीयू में भर्ती है। योगी आदित्यनाथ जी उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भी नपुंसकों की तरह उसके खिलाफ संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। ये पूरा मामला जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश में होता है जमीन का, इसी प्रकार से होता है। इस पूरे प्रकरण पर आप क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। कोई भी इस देवरिया कांड से, कोई भी दुर्दांत घटना के माध्यम से कोई भी खबर आती है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए आगे क्या होता है, वो जानने का विषय है।